ये कहानी एक लड़के की नहीं है, ये कहानी है एक सोच की, जिसे अंग्रेज भी मार नहीं पाए। और आज हम उसी सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं। भगत सिंह का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर क्या था, ये बहुत कम लोग समझते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। वो उस आग की कहानी कहते हैं जिसने एक 23 साल के लड़के को हमेशा के लिए अमर बना दिया। कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, पर मारने के लिए नहीं। अपनी जान दी, पर भीख मांगने के लिए नहीं। और फांसी के वक्त वो रो नहीं रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। कौन था ये इंसान? यही तो पहेली है। आमतौर पर भगत सिंह की दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? हाँ, एक हाथ में बंदूक लिए जोशीला क्रांतिकारी, और दूसरा जेल में बैठा एक विचारक, एक पढ़ने लिखने वाला इंसान। आज के स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये दो नहीं, एक ही तस्वीर है। तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उस सोच को पकड़ना जिसने भगत सिंह को बनाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1919, अमृतसर। एक 12 साल का लड़का स्कूल जाने के बजाय एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हवा में बारूद और खून की गंध घुली हुई है। जलियांवाला बाग। एक दिन पहले ही वहां जनरल डायर के हुक्म पर सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया गया था। वो बाग, वो एक कब्रिस्तान बन चुका था। और ये 12 साल का लड़का वहां जाता है, उस जमीन से अपने देशवासियों के खून से सनी मिट्टी उठाता है और एक शीशी में भर लेता है। एक 12 साल के बच्चे का ऐसा रिएक्शन, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, तो क्या ये गुस्सा सिर्फ उस एक दिन की घटना से आया, या इसकी जड़ें कहीं और थीं? यही सबसे जरूरी बात है। ये कोई अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं था। इन स्रोतों से पता चलता है कि भगत सिंह का जन्म ही क्रांति की गोद में हुआ था। मतलब माहौल पहले से ही था। बिल्कुल। उनका परिवार, खासकर उनके चाचा अजीत सिंह, पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उनके घर में रात को कहानियां राजा रानी की नहीं, देश की आजादी की सुनाई जाती थीं। तो बगावत तो जैसे खून में ही थी। एकदम। तो जलियांवाला बाग ने बस उस चिंगारी को आग बना दिया। और ये दिलचस्प है, स्रोत बताते हैं कि उस मिट्टी की शीशी को वो हमेशा अपने पास रखते थे। हाँ, वो उनके लिए सिर्फ एक याद नहीं थी, वो एक रोज का मिशन स्टेटमेंट बन गया था। ये खून बेकार नहीं जाएगा। उस दिन ये तय हो गया था कि ये लड़का एक सामान्य जिंदगी नहीं जिएगा। उसकी राह इतिहास ने चुन ली थी। तो मिशन तो तय हो गया, लेकिन उस मिशन को पूरा करने का तरीका क्या था? यहीं पर भगत सिंह की कहानी सबसे अलग हो जाती है। लोग उन्हें पिस्तौल से जानते हैं, पर ऐसा लगता है कि उनका असली हथियार तो किताबें थीं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ अंग्रेजों से नफरत नहीं कर रहे थे, वो उस सिस्टम को समझ रहे थे जिसने भारत को गुलाम बनाया था। अच्छा। वो कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे ताकि शोषण को समझ सकें, लेनिन को पढ़ रहे थे ताकि क्रांति की रणनीति समझ सकें। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि अंग्रेजों को कैसे भगाएं। वो पूछ रहे थे आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। बिल्कुल। उनके लिखे हुए को पढ़ के ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ हिंसा या बदले की बात नहीं कर रहे थे। नहीं। बिल्कुल नहीं। उनकी जेल डायरी का एक पन्ना इस सोच को साफ करता है। वो लिखते हैं, क्रांति का मतलब बम और पिस्तौल की पूजा नहीं है। क्रांति का मतलब है अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। मतलब क्रांति सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं है, नहीं। बल्कि समाज की सोच को, पूरे सिस्टम को बदलने का नाम है। हाँ, उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ गोरे साहब की जगह भूरे साहब को बिठाना नहीं था। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके। ठीक है, तो अगर क्रांति सोच बदलने का नाम है, तो फिर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका? ये तो सीधे सीधे हिंसा लगती है। और ये भारतीय इतिहास की शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई घटनाओं में से एक है। कैसे? बात यह है कि वो बम एक धमाका नहीं, एक बयान था। स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। अच्छा। पहली बात, बम जानबूझकर ऐसी जगह फेंका गया जहां कोई नहीं बैठा था। इरादा किसी को घायल करना था ही नहीं। और दूसरी बात, वो बम बहुत कम ताकत के थे। उनका मकसद सिर्फ धुआं और एक ऊंची आवाज करना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं भागे। वो वहीं खड़े रहे, पर्चे फेंके और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। कोई अपराधी ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अपराधी थे ही नहीं। वो एक राजनीतिक संदेश दे रहे थे। उनके अपने शब्दों में जो उन्होंने अदालत में कहे, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मतलब अंग्रेजी हुकूमत जनता की आवाज सुनना बंद कर चुकी थी। हाँ, तो उन्होंने एक ऐसा धमाका किया जिससे पूरी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। ये हिंसा नहीं थी, एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था। ठीक है,
तो असेंबली वॉर्म एक राजनीतिक संदेश था, हिंसा नहीं। लेकिन एक घटना का जिक्र है जो इस तस्वीर में फिट नहीं बैठती। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। वहां तो सीधे सीधे अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मारी गई। इसे कैसे समझा जाए? और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये उनकी फिलॉसफी का दूसरा हिस्सा दिखाता है। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, जिसे लीड कर रहे थे बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय। हाँ, और अंग्रेज अफसर स्कॉट के आदेश पर उन पर बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ। लाला जी को सिर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो गई। ये पूरे देश के आत्मसम्मान पर चोट थी। बिल्कुल। भगत सिंह और उनके साथियों के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने तय किया कि इस जुल्म का जवाब देना ही होगा। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक कार्रवाई थी। एकदम। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक साफ संदेश था कि अब हर जुल्म चुपचाप नहीं सहा जाएगा। जब सिस्टम सिर्फ ताकत की भाषा समझे तो जवाब उसी भाषा में देना पड़ता है। और इसी एक्शन का नतीजा था गिरफ्तारी और जेल, जहां कई क्रांतिकारी टूट जाते हैं। भगत सिंह ने तो जेल को ही जंग का मैदान बना दिया। उन्होंने जेल के अंदर एक नई लड़ाई शुरू कर दी थी। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों को जानवरों से भी बदतर हालात में रखा जाता था। सड़ा हुआ खाना, गंदे कपड़े, हाँ, और कोई पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं, जबकि अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थीं। और इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने जो किया वो अविश्वसनीय है। भूख हड़ताल। और ये कोई 1-2 दिन का ड्रामा नहीं था, ये इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक थी। 63 दिन, 63 डेज। अंग्रेजों ने हर तरीका आजमाया। जबरदस्ती नाक में नली डालकर दूध पिलाने की कोशिश की, तरह तरह की यातनाएं दी। मैंने पढ़ा है कि इस जबरदस्ती में दूध उनकी सांस की नली में चला गया था और उनकी जान पर बनाई थी। हाँ, ये स्रोतों में साफ लिखा है, लेकिन वो इंसान नहीं झुका। कमाल की बात है, शरीर हर दिन तिल तिल करके खत्म हो रहा था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और मजबूत होती जा रही थी। वो जेल की दीवारों के पीछे रहकर भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहे थे। उनकी भूख हड़ताल की खबरें अखबारों में छपकर पूरे देश में फैल रही थीं। हाँ, और भगत सिंह अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक प्रतीक बन चुके थे, अन्याय के खिलाफ न झुकने का प्रतीक। उन्होंने साबित कर दिया था कि तुम मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931, फांसी का दिन। एक 23 साल का लड़का मौत दरवाजे पर है, और वो क्या कर रहा है? यही दृश्य भगत सिंह की पूरी जिंदगी का सार है। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी कोठरी में शांति से बैठे हैं और लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे हैं। जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आता है तो वो नजर उठाकर कहते हैं, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। सोचिए उस हिम्मत के बारे में। कुछ पन्ने और पढ़ने के बाद वो किताब बंद करते हैं, उसे हवा में छत की तरफ उछालते हैं और कहते हैं, चलो। ना आंखों में आंसू, न चेहरे पर डर। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये उनका आखिरी बयान था। वो दिखा रहे थे कि मौत उनके शरीर को खत्म कर सकती है, उनके विचारों को नहीं। उनके आखिरी शब्द थे, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी शहादत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। उन्होंने अपनी मौत को भी क्रांति का एक हथियार बना दिया। ये सब देखते हुए एक सवाल हमेशा उठता है, गांधी और भगत सिंह, क्या वो वाकई एक दूसरे के दुश्मन थे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोतों के मुताबिक उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना इतिहास के साथ अन्याय है। वो दुश्मन नहीं थे, उनके रास्ते अलग थे। बिल्कुल। भगत सिंह गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी अहिंसा की नीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि आजादी के लिए हर जरूरी रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये सिर्फ हिंसा और अहिंसा का मतभेद था? नहीं, इससे भी ज्यादा गहरा था। भगत सिंह का मानना था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी, मतलब अंग्रेजों का चले जाना, वो काफी नहीं है। उनके लिए असली आजादी थी आर्थिक आजादी। सही बात है। उनका सवाल था, अगर अंग्रेज चले गए और उनकी जगह भारत के अमीर, जमींदार और पूंजीपति गरीबों और मजदूरों का शोषण करते रहे, तो आम आदमी के लिए क्या बदला? उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो चाहते थे कि सत्ता अंग्रेजों से निकलकर किसी भारतीय अमीर के पास ना जाए, बल्कि सीधे किसानों और मजदूरों के हाथ में आए। यही उनके समाजवाद का सार था। वो सिर्फ 1947 के आगे देख रहे थे। तो आखिरी सवाल पर आते हैं। भगत सिंह को शहीद हुए 90 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी वो
टी शर्ट पर हैं, नारों में है, हर विरोध प्रदर्शन में उनकी तस्वीर दिखती है, वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? क्योंकि वो सिर्फ इतिहास का एक किरदार बनकर नहीं रह गए हैं, वो एक विचार बन गए हैं, और उससे भी ज्यादा वो एक सवाल बन गए हैं। कैसा सवाल? वो सिस्टम से सवाल है, वो अन्याय से सवाल है, वो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल है, और सबसे बढ़कर वो हमारे अपने अंदर के डर से सवाल है। हाँ। जब भी कोई नौजवान नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे भगत सिंह की याद आती है। वो किसी एक पार्टी या विचारधारा में नहीं बंधे हैं, वो विद्रोह की, न्याय की और साहस की आवाज हैं। तो भगत सिंह का सबसे बड़ा काम क्या था? हमारे स्रोत इसका एक बहुत शक्तिशाली जवाब देते हैं। क्या? भगत सिंह का सबसे बड़ा काम बम या बंदूक नहीं था, उसका सबसे बड़ा काम था डर को मारना। एकदम सही। उन्होंने अपने कामों से और अपनी शहादत से अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े हथियार यानी डर को ही खत्म कर दिया। अंग्रेज उनकी लाश को फांसी पर लटका पाया। लेकिन उनकी सोच आज भी हर उस इंसान के सीने में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। स्रोत का अंत एक बहुत ही दमदार लाइन से होता है जो सोचने पर मजबूर करती है। भगत सिंह एक आदमी नहीं था, वो एक चेतावनी था। और ये सोचने वाली बात है कि आज वो चेतावनी किसके लिए है और किस डर के खिलाफ